भगवती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो पाइला पढ़ रहे थे, पाइला जिसे मतलब से वाव घोंघा के नाम से जाना जाता था, ये पाइला है सेवा घोंघा है। इसकी हम अगला जो वीडियो पढ़ा था उसके अंतर्गत हम मोर्फोलॉजी है, इसकी जो आकार की है उसको हम पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत अब ये जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को किसके नाम से जाना जाता है? मेंटल या प्रभार के नाम से जाना। पाइला के अंतर्गत जो आकार की पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंटल कैविटी एंड पेलियल कॉम्प्लेक्स। मेंटल कैविटी को प्रभार गुहा के नाम से जाना जाता है और पेलियल को भी प्रभार गुहा के नाम से जाना जाता है। अब आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से अपन ने इसकी एक खोल स्ट्रक्चर बनाई थी, किसकी? ये पाइला थी। इस प्रकार से इस खोल स्ट्रक्चर यानी कि इसका ये जो सेल होता है, इस सेल के नीचे आपको पाई जाती है मेंटल प्रभार पाई जाती है। इस प्रभार के नीचे गुहा पाई जाती है। इस गुहा को प्रभार गुहा के नाम से जाना जाता है, मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत गुहा के अंतर्गत ही अंग उत्पन्न होते हैं, या इसके अंतर्गत अंग उत्पन्न पाए जाते हैं और उन अंगों को ही पेलियल कॉम्प्लेक्स या पेलियल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो पाइला में मेंटल भाग में कैविटी पाई जाती है। जो पाइला है उस पाइला के कौन से भाग में? मेंटल यानी कि प्रवार भाग में एक गुहा पाई जाती है और उस गुहा को ही किसके नाम से जाना जाता है? मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अब मेंटल कैविटी के नाम से जैसे ही जाना जाएगा तो इसमें क्या होता है कि इसमें कैविटी में अनेक अंग होते हैं, वो एवं संरचनाएं पाई जाती हैं जो सम्मिलित रूप से इसके अंतर्गत मेंटल कैविटी के अंतर्गत अनेक अंग एवं क्या पाए जाते हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत अंग पाई जाती हैं एवं संरचनाएं पाई जाती हैं और ये अंग एवं संरचनाएं मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? ये तंत्र का निर्माण करते हैं और इसी तंत्र को पेलियल कॉम्प्लेक्स या पेलियल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स या पेलियल ऑर्गन है, इसके नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि पेलियल कॉम्प्लेक्स या ऑर्गन या मेंटल कैविटी क्या है। अब इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो पाइला होता है, पाइला जब विश्राम की अवस्था में होता है, यानी कि जब आराम की जो अवस्था होती है उस अवस्था में जैसे ही होता है तो अपने माउथ एवं क्या करता है? अन्य अंगों को इस गुहा के अंतर्गत अंदर ले लेता है। केवल ये आपके सेकेंड टेंटिकल्स होते हैं, यही क्या रहते हैं? बाहर रहते हैं। तो पाइला विश्राम की अवस्था में मेंटल कैविटी के अंतर्गत अंगों को ले लेता है और जो सेकंड टेंटिकल्स यानी द्वितीयक स्पर्शक होते हैं वही क्या रहते हैं? इसमें बाहर रहते हैं। साथ ही मेंटल कैविटी में एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एपिटीनिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एपिटीनिया। ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंतर्गत इसे एपिटीनिया के नाम से जाना जाता है। अब इसको मैं क्या है नामांकित कर लेता हूं। इसको ये है मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। अब इसको हम जैसे ही नामांकित करते हैं तो देखो नामांकित किस प्रकार से करेंगे। इसलिए एपिटीनिया इसके अंतर्गत एक ऐसी झिल्ली नुमा संरचना होती है जो मेंटल होता है, प्रवाह होता है, उसके किसी पृष्ठ भाग से जुड़ी हुई होती है। एपिटीनिया है, ये किससे जुड़ी होती है? पृष्ठ भाग से। और पृष्ठ भाग किसका होता है? मेंटल। मेंटल का क्या होता है? पृष्ठ भाग होता है।
इस मेंटल के पृष्ठभाग से एपिटीलिया जुड़ी हुई होती है और ये एपिटीलिया ही इसको दो भागों में डिवाइड करती है, यानी कि जो मेंटल कैविटी है उसको दो भागों में डिवाइड कर देती है, यानी कि जो एपिटीलिया है ये आपके पास क्या है एपिटीलिया, ये एपिटीलिया इसको मेंटल कैविटी को दो भागों में, एक तो आपके पास आएगा ब्रैंकियल चैम्बर और एक इसके अंतर्गत आ जाता है पल्मोनरी सेक। एक तो इसके अंतर्गत पल्मोनरी सेक आ जाता है, एक इसके अंतर्गत ब्रैंकियल चैम्बर आ जाता है। अब हम जैसे इनकी बात करते हैं मेंटल कैविटी के, तो ब्रैंकियल चैम्बर है ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, और इसकी हम जैसे ही बात करते हैं तो ये जो होता है ब्रैंकियल चैम्बर ये जलीय जो श्वसन होता है उस जलीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, और ये जो जलीय श्वसन के लिए जैसे उत्तरदायी होगा तो इसके जरिए इसको हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है क्लोकोस्ट। ये होता है वायवीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, वायवीय जो श्वसन होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है, और इसको फुफ्फुसीय कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? फुफ्फुसीय जो कोष्ठ होता है उसके नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे जैसे इसकी चर्चा करते हैं तो ध्यान देंगे जो मेंटल कैविटी को एपिटीलिया ने दो भागों में बांट दिया है, और दो भागों में जैसे ही बांट दिया है तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ब्रैंकियल चैम्बर में। तो देखो ब्रैंकियल चैम्बर होता है वो राइट साइड में पाया जाता है, और जलीय जो श्वसन है उसके लिए उत्तरदायी होता है, और इसमें क्लोकोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होता है आपके ये जो स्ट्रक्चर है ये है ब्रैंकियल चैम्बर। ब्रैंकियल चैम्बर है ये। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपके ब्रैंकियल चैम्बर के बाद में आपकी जो आगे की स्ट्रक्चर आती है वो इस प्रकार से है कि इसके अंतर्गत जो ब्रैंकियल चैम्बर है इसके जस्ट ऊपर वाले जो भाग है ये जो आपको लाइनों के रूप में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपको क्या है, ये इसके गिल है या इसे टीनिडियम के नाम से भी जाना जाता है। इनको गिल के नाम से या टीनिडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जैसे ही आगे चर्चा करेंगे इनकी, तो गिल होते हैं वो हमेशा जल के संपर्क में रहते हैं और ये जलीय श्वसन का जो कार्य करते हैं, और ये जो है इसकी ये है मेंटल। अब मेंटल के बाद में जैसे इसके आगे हम चर्चा करेंगे तो चर्चा के अंतर्गत इसमें जो जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन संरचनाओं के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये इसकी जो संरचना होती है ये होती है एलिमेंट्री कैनाल, आर नाम होती है इसकी, एलिमेंट्री कैनाल। ये यहां पर इसका क्या होता है, इंटेस्टाइन।
ये इसके बाद में आपका नलिका होगा। अब यहाँ होता है ये एनएस के द्वारा ऊपर हो जाता है, एनएस फोल्ड होता है। ये आपको नलिका का पतली जो संरचना दिखाई दे रही है इसके नीचे, ये होती है जेनाइटल डक्ट। जेनाइटल डक्ट होती है, और ये जो जेनाइटल डक्ट होती है ये क्या करती है, ये जनन मार्ग का कार्य करती है। साथ ही इसके अंतर्गत नर और मादा में अलग अलग जो संरचनाएं पाई जाती है, उन संरचना जैसे स्पर्म है, ओवम है, ये जेनाइटल पोल के द्वारा बाहर निकलते हैं। ये आपके पास एपिथीलियम हो गया। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है ये पल्मोनरी चेंबर होता है, पल्मोनरी चेंबर। इसके बाद में ये पल्मोनरी सेक होता है, ये वाली जो संरचना है पल्मोनरी सेक के नाम से जानी जाती है। ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सेक, पल्मोनरी सेक, जो पल्मोनरी जो थैला होता है उसका ओपनिंग पार्ट होता है। नीचे की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये होता है ऑस्फोरेडियम। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ऑस्फेरोडियम। हिंदी के अंतर्गत इसको जलेसिका बोला जाता है। ये आपके पास क्या है, माउथ, ये इसका सेकंड टेंटिकल्स है, ये इसका फर्स्ट टेंटिकल्स है, और ये इसकी आईज है। तो इस प्रकार से ये अपने क्या है, जो मेंटल कैविटी है उस मेंटल कैविटी का जो नामांकन या नामांकित अगर अपन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने पास कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ से ही आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ब्रेकियम चैम्बर, जो कि ये जो एपिथीलिया है, ये एपिथीलिया मेंटल कैविटी को दो भागों में बांट देती है। ये एक भाग है जिसका ब्रेकियम चैम्बर कहलाता है, और दूसरा जो भाग होता है वो पल्मोनरी चैम्बर कहलाता है। अब ब्रेकियम चैम्बर और पल्मोनरी जो चैम्बर है, या इसको साथ से चैम्बर भी लिख सकते हैं आप। अब ये जो है, इतना मैं बता चुका हूं कि राइट साइड होता है जलीय श्वसन के लिए, और इसको प्लग पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाद में हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ब्रेकियम चैम्बर है, इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती है। निम्न संरचनाएं पाई जाती है। निम्न संरचनाओं की हम जैसे ही बात करते हैं तो एक एक स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं टीनिडियम, या इनको गिल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो ब्रेकियम चैम्बर के अंतर्गत जो मेंटल कैविटी होती है या मेंटल है, ये इस मेंटल से पृष्ठ भाग से या मेंटल से सबसे पहले आने वाली जो संरचना होती है वो क्या होती है, टीनिडियम, या क्या होती है, गिल होती है। और ये जो गिल होते हैं ये जलीय श्वसन के लिए अनुकूलित होते हैं। कौन से श्वसन के लिए, एक्वाटिक रेस्पिरेशन, जलीय श्वसन के लिए अनुकूलित होते हैं गिल। फिर उसके बाद में इसमें जो दूसरी स्ट्रक्चर आती है वो आती है आपके पास एलिमेंट्री कैनाल, जिसे अपन हार्नाल के रूप में जानते हैं। ये जो होती है आपके जो टीनिडियम यानी कि जो गिल होती है, उस गिल के
नीचे उपस्थित संरचना है, और ये जो संरचना है ये कैसी है, नलिकाकार है, और इसके अंतर्गत जो संरचनाएं पाई जाती है वो आप लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत इंटेस्टाइन यानी कि आंत्र पाई जाती है, एनस पाया जाता है, और एनस के द्वारा ये क्या है, बाहर है वो ओपन होती है। उसके बाद हम इसके अगर आगे की संरचना की बात करते हैं तो इसमें आती है जेनाइटल डक्ट, जिसे जननिका नलिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। जननिका या जननिक वाहिका, अब इस जननिक वाहिका के बारे में आप समझेंगे कि पाइला के अंतर्गत जो मेल एवं जो फीमेल होता है, यानी कि नर एवं जो मादा होता है, नर और मादा के अंतर्गत जेनेटल ऑर्गन यानी कि जो जनन अंग होते हैं, वो जनन अंग एक नलिका के रूप में उपस्थित होते हैं, और उस नलिका को जेनाइटल डक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये एक किसके रूप में उपस्थित होते हैं, नलिका के रूप में, और इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, जेनाइटल डक्ट के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इनके एक सिरे पर नर जनन छिद्र, नर यानी कि अगर मेल पाइला है तो उसके अंतर्गत नर जनन छिद्र उपस्थित होगा, और नर जनन छिद्र के द्वारा जिसे मतलब गोनोफोर उसके अंतर्गत है पाए जाएंगे, और गोनोफोर के द्वारा इसके जो स्पर्म होते हैं वो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु बाहर जल में निष्कासित किए जाते हैं। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल पाइला के अंतर्गत नर जनन छिद्र की जगह मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं, और मादा जनन छिद्रों के द्वारा जो ओवम होते हैं उनका बाहर निष्कासित किया जाता है। इस प्रकार से जेनाइटल डक्ट है उसका क्या होता है, कार्य होता है। अब हमने ये तो क्या पढ़ा, ब्रेंकियल चेंबर के अंतर्गत ये जो संरचनाएं आती हैं ये जेनाइटल डक्ट के नाम से, और ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये इलियम गिल, ये वेंट्रल है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रेंकियल चेंबर, यानी कि ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, ये एपिटीलिया के इधर वाला। अब एपिटीलिया के इधर वाला पार्ट हम पढ़ेंगे जिसे पल्मोनरी सैक या पल्मोनरी चेंबर के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान देंगे अपन किस पर, पल्मोनरी चेंबर। एपिटीलिया की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका नाम है पल्मोनरी चेंबर। पल्मोनरी चेंबर फुफ्फुसीय कोष्ठ के नाम से जिसे जाना जाता है, फुफ्फुसीय कोष्ठ। तो फुफ्फुसीय कोष्ठ के लिए जैसे जाना जाता है, इसमें सबसे पहले ये लिख देंगे आप, लेफ्ट साइड का पार्ट होता है, लेफ्ट साइड की क्या होती है, ये संरचना होती है। साथ ही आप लिख सकते हैं ये वायवीय श्वसन होता है, उस वायवीय श्वसन के लिए क्या होती है भाई, उत्तरदायी होती है, यानी कि वायवीय श्वसन है वो इसके द्वारा ही करता है। और इस पल्मोनरी जो चेंबर होते हैं उस पल्मोनरी चेंबर के अंतर्गत निम्न संरचनाएं हैं वो पाई जाती है, पाई जाती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पल्मोनरी सेक आता है। अब इसलिए पल्मोनरी जो सेक होता है एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो अधिकांश भाग है किसका, पल्मोनरी चेंबर का अधिकांश भाग पल्मोनरी सेक से बना हुआ होता है। तो ये एक कैसी है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, थैलेनुमा संरचना है,
और ये अधिकांश भाग बनाती है, अधिकांश जो भाग है बनाती है, किसका बनाती है? पल्मोनरी चैम्बर का, यानी कि पीसी पल्मोनरी चैम्बर का अधिकांश भाग बनाती है। साथ ही इसके अंतर्गत है जो मतलब वायु श्वसन है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसमें लंग्स उपस्थित होते हैं, यानी कि जो फेफड़े हैं, फेफड़े जैसी दरार नुमाएं जो संरचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और ये जो दरार नुमा जो संरचनाएं होती हैं, यानी कि दरार नुमा जो संरचना है जिन्हें लंग्स के नाम से जाना जाता है, और ये लंग्स की भांति यानी कि जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों की भांति क्या करती है? ये कार्य करती है। अब ये दरार नुमा जो संरचना उसको लंग्स मान लिया, फेफड़े की भांति कार्य करता है, इसलिए वे वायु श्वसन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी चैम्बर जो दरार नुमा जो संरचनाएं होती है, ये पल्मोनरी जो सेक होता है ये किसके द्वारा? ओपनिंग पल्मोनरी सेक, ये स्ट्रक्चर है यानी कि द्वार है, पल्मोनरी सेक होता है, वो एक संरचना के रूप में या पोर के रूप में पल्मोनरी जो चैम्बर होता है, इस पल्मोनरी चैम्बर में क्या होता है भाई? ओपन होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे ही दरार नुमा इस प्रकार से ये संरचनाएं होती है इसमें, अब ये जो संरचनाएं होती है ये वायु शोषण करेगी, और वायु शोषण करने के बाद में जो वायु होती है इस पल्मोनरी ओपनिंग सेक के द्वारा, इस छिद्र के द्वारा इस ये पल्मोनरी चैम्बर में ओपन हो जाती है। और पल्मोनरी जो चैम्बर होता है यहाँ पर ही इसमें रक्त वाहिनियों का इनका क्या होता है? जाल होता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है। और इधर अगर जल आता है इस चैम्बर से होकर तो ये दिल में जाता है, तो यहाँ से जलीय श्वसन कंप्लीट इसके अंतर्गत होता है। उसके बाद में जो दूसरी इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर जो आती है जिसको हमने बताया है, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ऑस्फेरिडियम। ऑस्फोरेडियम, जिसे जलेशिका के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑस्फेरिडियम है, ये एक इसके अंतर्गत पाए जाने वाली जो संरचना होती है, और ये जो संरचना होती है ये क्या करती है? इसके अंतर्गत पल्मोनरी चैम्बर में ही ये पाई जाती है। ये पायला के अंतर्गत एक पायला के अंतर्गत एक जैसे पत्ती होती है ना, लीफ टाइप, यानी कि पत्ती नुमा संरचना होती है। और ये पत्ती नुमा जो संरचनाएं होती है ये क्या करती है? जल का रासायनिक परीक्षण करती है, जल का रासायनिक परीक्षण करने का कार्य करती है। यानी कि जैसे ही पायला जल के अंतर्गत होता है तो जल में ये जो ऑस्फेरिडियम होती है ये बाहर आ जाती है, और जल का क्या करती है? रासायनिक परीक्षण करती है। रासायनिक परीक्षण से मतलब है कि जल क्षारीय है या अम्लीय है, और इसके आधार पर उसकी पीएच का क्या लगाती है? पता लगाती है। जैसे ही अगर इसके अनुकूलित वाटर होगा तो उसमें ये सरवाइव करेगा, अगर अनुकूलित वाटर नहीं होगा तो उसके अंतर्गत ये सरवाइव नहीं कर सकता। तो ऐसा इसके अंतर्गत है जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं, और इस प्रकार से मेंटल व्यवहार के अंतर्गत जो अंग और जो संरचना है वो आपके सामने है। अब इनमें से हमने सभी संरचनाओं को बारीकी से क्या कर लिया? हमने अध्ययन कर लिया। एक बार और बता देता हूँ, इसमें वेट क्या है? एपिथीलिया है, और ये एपिथीलिया है इसको अलग करती हैं पल्मोनरी चैम्बर को और ब्रैंकियल चैम्बर को। ब्रैंकियल चैम्बर जलीय श्वसन के लिए, साथ इसके अंतर्गत जेनिटल डक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और गिल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं।
पल्मोनरी जो चैम्बर होता है उसके अंतर्गत पल्मोनरी से पाया जाता है, वायु श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, साथ ही इसमें के अंतर्गत जलेशिका भी पाई जाती है। तो इसमें जैसे पानी की स्थिति में होता है तो ये जलेशिका जो होती है जल का रासायनिक परीक्षण करती है, और पानी की स्थिति में नहीं होने पर ये जो पल्मोनरी चैम्बर होता है ये फिर वायु श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। ये इस प्रकार से आपकी पाइला की जो मेंटल कैविटी है वो कंप्लीट होती है। अब इसमें अगर थोड़ा सा टाइम बच रहा है 1-2 मिनट का, तो मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और थोड़ा सा बताने के साथ साथ अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा पाइला के अंतर्गत वो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। अब हम पाचन तंत्र की जैसे ही बात करते हैं, हम प्राउंड में पढ़े, यूनियन में पढ़ा और पाइला में भी पढ़ा था। तो पाचन तंत्र की सीधी सी बात है कि इनके अंतर्गत पाचन तंत्र विकसित प्रकार का पाया जाता है, और वो जो पाचन तंत्र होता है वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है। इसके पाचन तंत्र को 2 भागों में आप बांटेंगे। फर्स्ट इसके अंतर्गत आएगी एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड जो इसके अंतर्गत आती है वो आती है इसके अंतर्गत डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि एक तो हारनाल आती है और एक होती है पाचन ग्रंथि। अब इसके मैं हारनाल की बात करता हूं, तो हारनाल को 3 भागों में बांटा गया है, फोरगट, मिडगट और एक है इसके अंतर्गत हिंडगट। अग्रांत, पश्चात और मध्य आंत के नाम से इसको जाना जाता है। और फोरगट, मिडगट और हिंडगट की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये अग्रांत और ये अग्रांत के अंतर्गत जो संरचनाएं पाई जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो मुख गुहा, बकल कैविटी आएगी, ग्रसिका आएगी, और ग्रसनी भी इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद में इसमें स्टोमच भी आता है। मिडगट है, इस मिडगट के अंतर्गत केवल जो आती है वो आती है इसमें छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अंतर्गत जो आती है लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ ही इसमें रेक्टम, पलाशय वगैरह आते हैं। उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में इसमें एक तो लारीय ग्रंथि आएगी, लारीय ग्रंथि आएगी, पाचक ग्रंथियां जो यकृत ग्रंथि इसके अंतर्गत आएगी, और यकृत के साथ साथ इसके अंतर्गत जो बकल कैविटी की जो ग्रंथियां होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। साथ ही अगर बात करते हैं इसकी अन्य ग्रंथियों की, तो इसमें इसोफेगस ग्लैंड भी आती है, ग्रसिका ग्रंथि, ग्रसिका पाउच इसके अंतर्गत पाया जाता है, ग्रसिका ग्रंथि। तो ये इसके अंतर्गत, और फिर उसके बाद में मैकेनिज्म। तो इस प्रकार से क्या है, पाचन तंत्र है वो कंप्लीट होगा, और वो पूरे कालांश के अंतर्गत, पूरी संरचना के अंतर्गत डायग्राम के द्वारा है जो आपको बताएंगे, और उस डायग्राम के द्वारा जैसे ही ये मतलब आपका पाचन तंत्र होगा तो आपके क्या है समझ में आ जाएगा। आज केवल हमने मेंटल कैविटी, या आप इसको पेरियल कॉम्प्लेक्स, पेरियल ऑर्गन के नाम से भी कर सकते हैं, और उसी के आधार पर अगर क्वेश्चन आता है तो
प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। 30 मिनट।